भौतिक विज्ञान की तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट दो क्लासेस में हमने दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ा और उसके बाद औसत चाल के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो एक विमीय गति की तीसरी क्लास है आज, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेग के बारे में, जिसे वेलोसिटी भी बोलते हैं इंग्लिश में। वेग के बारे में तो वेग बेसिकली क्या होता है? किसी कण की स्थिति में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। उसकी स्थिति में जो परिवर्तन हो रहा है उसी की दर को हम लोग क्या कह रहे हैं? वेग कह रहे हैं। किसी कण की निश्चित दिशा में चाल वेग कहलाती है। ये एक और परिभाषा है इसकी। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में यानी कि विस्थापन परिवर्तन की दर, उसको भी हम लोग वेग कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी दो तीन परिभाषाएं हैं जो कि मैंने आपके लिए दो परिभाषा बोर्ड पर लिखी हुई है, ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाती है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v = d/t dt। तो यहाँ पे क्या d क्या है? d रिप्रेजेंट कर रहा है आपका विस्थापन को। ठीक है, तो जैसे हमने एक फिगर बनाया था, आप लोगों को अगर याद हो तो, जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट यहाँ था A, दूसरा पॉइंट यहाँ था B, और उसको हमने मिलाया था और यहाँ पे हमने विस्थापन ज्ञात किया था। तो आपने देखा होगा कि विस्थापन D = क्या आया था? वेक्टर OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं V = OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर डिवाइडेड बाई T। यही हमारा क्या है? इसी को हम लोग बोलते हैं वेग। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। मुझे एक चीज़ आपको बतानी थी। हम लोग के जब सवाल हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो उसमें पूछा जाता है कि किसी बिंदु पे वेग आप ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली होता क्या है कि किसी एक पॉइंट पे वेग ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप देखिए, मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई दीवार है, कोई बिल्डिंग है। ठीक है, मान लीजिए ये वॉल है, ये भी वॉल है, ये भी वॉल है। ये मान लीजिए कोई एक पॉइंट 1 है, ये मान लीजिए कोई पॉइंट 2 है। अब एक आदमी को आपने भागते हुए देखा यहाँ पे यहाँ पे भागते हुए देखा, इस डायरेक्शन में भागते हुए जा रहा था वो। ठीक है, इस डायरेक्शन में, लेकिन आप उसको यहाँ नहीं देख पाए। तो क्या आप उस कंडीशन में वेग निकाल पाएंगे? क्या इसकी स्पीड पता कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्पीड और वेग ज्ञात करने के लिए आपको दो बिंदुओं का पता होना जरूरी है। जैसे अगर मान लीजिए आपने इसको एक बार यहाँ देखा, दूसरी बार मान लीजिए आपने इसको यहाँ देखा जाते हुए, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैलकुलेट कर लेंगे कितने टाइम में यहाँ पे गए हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस को आप टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपका चाल जो है पता चल जाएगी, वेग जो है पता चल जाएगी। राइट, तो वेग जो होता है बेसिकली, वेग और चाल में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली चाल जो होती है वो हमने जैसे कि फॉर्मूला पढ़ा था, दूरी डिवाइडेड बाई समय। ठीक है, दूरी बटे चाल। वेग क्या होता है? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। तो होता क्या है, वेग जो होता है वो बहुत कम समय के लिए निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन चाल जो होती है वो लंबे समय के लिए फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, तो इसको और अच्छे से हम लोग समझें। तो वेग को अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिए। मान लीजिए कोई आदमी है, ये इस डायरेक्शन में दौड़ते हुए जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से दौड़ते हुए जा रहा है। अब हमने इसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया, इस पॉइंट पे हमने ऑब्जर्व किया। कोई पूछे कि बताइए इस पॉइंट पे इसका वेग कितना होगा। मान लीजिए पॉइंट ए है, इस पॉइंट पे वेग कितना होगा। तो जैसे मैंने बताया, वेग ज्ञात करने के लिए दो पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पे पूछा है मतलब इसके थोड़ा सा आगे और इसके थोड़ा सा पीछे, मतलब इस टाइम को हम लोग देख लेते हैं कितना टाइम। मान लीजिए dt टाइम है, वेरी स्मॉल टाइम dt टाइम, और ये डिस्टेंस भी वेरी स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, मान लीजिए dx। ठीक है, तो इस केस में वेलोसिटी जो वेग होगा वो होगा आपका dx/dt, dx/dt, यही होगा आपका वेग। ठीक है, तो वेग जो है वो बहुत कम समय के लिए बहुत
बहुत ही कम टाइम के लिए ज्ञात किया जाता है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ मुझे आपको बताना था कि ये जो डिस्टेंस होती है ये टेंड्स टू 0 होती है। इट्स वेरी स्मॉल डिस्टेंस, 0 नहीं है लेकिन टेंड्स टू 0, बहुत छोटी सी डिस्टेंस के लिए हम लोग वेग ज्ञात करते हैं, ठीक है। और एक होता है तात्क्षणिक वेग जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी एक इंस्टेंट पे पूछ रहा है। मान लीजिए अगर कोई आदमी ये पूरा पाथ ट्रेवल किया, उसने यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, ठीक, ऐसे वो चलते चलते जा रहा है। तो किसी एक इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है, जैसे मान लीजिए किसी एक पॉइंट पे पूछा जाए, यहाँ पे पूछा जाए कि इस पॉइंट पे क्या है, तो इंस्टेंट वेलोसिटी मतलब किसी एक इंस्टेंट पे जब पूछा जाता है कि इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, तो उसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे आगे। छोटे से एग्जांपल से समझेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी को, यानी कि तात्क्षणिक वेग और औसत वेग को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कण है, वो इस तरीके से इस पाथ पे वो गति कर रहा है। तो मान लीजिए पहले एक पॉइंट यहाँ ए है, यहाँ से चला वो और यहाँ जाके रुक गया, मान लीजिए पॉइंट बी, ठीक। तो पूछ रहा है ए से लेके बी तक जो इसने ये ट्रैवल किया है, ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि पॉइंट बी पे आप बताइए कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे, ठीक है, ए से लेके बी तक ही चल के गया। तो वेलोसिटी के लिए पहले हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका, आपने पहले कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये अगर हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए टू बी, विस्थापन। अब इसमें क्या होता है, जो आपकी विस्थापन की दिशा होती है वही आपकी वेग की भी दिशा होती है, ठीक है। तो आपकी वेग की दिशा इस केस में क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक। तो ये तो हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल, औसत वेग। अब अगर आपसे पूछे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए, तात्क्षणिक वेग बताइए इस पॉइंट पे, तो तात्क्षणिक वेग की जो दिशा होती है वो आपका जो पथ है, जिस पथ पे वो कण चल के जा रहा है उस पथ के अनुदिश होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस पथ पे चल के जा रहा है, इस डायरेक्शन में चल के जा रहा है, मोशन ऐसे इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्योंकि इस डायरेक्शन में चल के जा रहा है तो इसके एकदम अनुदिश होगी, जिस दिशा में ये जा रहा है उसके दिशा में जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट बी पे स्पर्श रेखा खींचनी है, जैसे टेंजेंट आपको यहाँ पे खींचनी है, ये आप खींच दीजिए, तो इसी डायरेक्शन में ये आपका v इंस्टेंटेनियस होगा, यानी कि तात्क्षणिक वेग होगा। और ये क्या होगा, आपका औसत वेग होगा, ठीक है। औसत वेग क्या, कुल विस्थापन डिवाइडेड बाई समय। तो कुल विस्थापन यहाँ से यहाँ तक जो हो रहा है उसी की दिशा में होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका औसत वेग और ये हो जाएगा आपका तात्क्षणिक वेग, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसका परिमाण कितना होगा, औसत वेग का और तात्क्षणिक वेग का परिमाण कितना होगा देख लेते हैं। तो औसत वेग का जो परिमाण होगा v एवरेज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डेल्टा x बाई डेल्टा टी, ठीक। और जो आपका तात्क्षणिक वेग का परिमाण होगा, जो फॉर्मूला उसको बोलें कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका dx बाई dt। जैसे कि अभी अभी हमने देखा था dx बाई dt, क्यों, क्योंकि जब हमसे इस पॉइंट पे पूछ रहा है वो, तो इस पॉइंट का मतलब इससे थोड़ा सा आगे जाइए और इससे थोड़ा सा पीछे जाइए, ये आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, ये आप ले लीजिए डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस dx, और ये स्मॉल टाइम इसको ट्रैवल करने में लगेगा, मान लीजिए dt, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे dx बाई dt, ये आपका तात्क्षणिक वेग आ जाएगा। तो तात्क्षणिक वेग हो जाएगा आपका dx बाई dt और औसत वेग हो जाएगा डेल्टा x बाई डेल्टा टी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये a से b तक गया, क्या है ये डिस्प्लेसमेंट ab वेक्टर है, तो यहाँ पे आप डेल्टा x की जगह ab वेक्टर भी लिख सकते हैं,
तो वी एवरेज में आप इसकी जगह ए बी वैक्टर भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 130। ठीक है, ये भी होगा, ये आप नोट करें। तो अभी हमने पढ़ा वेग के बारे में और ताक्षणिक वेग के बारे में। वेग और ताक्षणिक वेग का चाल के साथ क्या रिलेशन है, एक बार उसको भी समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे मान लीजिए कोई पार्टिकल ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में चल के जा रहा है, पहले पॉइंट ए पे था, अभी पॉइंट बी पे चला गया। ठीक, तो हमने फाइंड आउट किया था कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, औसत वेग। ठीक, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे आया था आपने, जब इसके अनुदिशा आपने स्पर्श रेखा खींची थी, तो ये आपका आ गया था v इंस्टेंटेनियस, यानी कि ताक्षणिक वेग। ये ताक्षणिक वेग या औसत वेग। ठीक, अब अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होता है, आपने पढ़ा था स्पीड, स्पीड बराबर आपने क्या पढ़ा था, स्पीड यानी कि चाल, चाल बराबर आपने पढ़ा था दूरी बटे समय। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो ये दूरी है, अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी तो यह हो जाएगी इस केस में, ये जो ट्रेवल करके गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो दूरी क्या है, अलग अलग है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ये है और दूरी ये है। तो औसत वेग की अगर हम बात करें, बी एवरेज, जो हम औसत वेग की बात कर रहे हैं, औसत वेग यहाँ से यहाँ तक जाने में जो है अलग होगा, है ना। तो औसत वेग जो है क्या वो औसत चाल जो है, माफ कीजिए यहाँ पे औसत चाल है, तो औसत चाल जो है क्या वो औसत वेग के बराबर होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसके लिए दूरी ये है और औसत वेग के लिए डिस्प्लेसमेंट ये है, दोनों अलग अलग है, इसलिए क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो औसत चाल नॉट इक्वल टू औसत वेग, इस केस की अगर हम बात कर रहे हैं तो। ठीक, अब क्या ताक्षणिक वेग जो है वो ताक्षणिक चाल के बराबर होगा, देख लेते हैं। ताक्षणिक चाल में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, यही होता है यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हम ताक्षणिक चाल की बात करें तो उसके लिए जो डिस्टेंस है वो भी यही होगी, और ताक्षणिक वेग के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी यही होगा। तो इस केस में क्या डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर है ना, जो हमारा विस्थापन है वही दूरी हो जाएगा इस केस में, और क्योंकि विस्थापन जो है वही दूरी हो जाएगा, इसीलिए आपकी जो ताक्षणिक चाल है वो ताक्षणिक वेग के बराबर होगी। ठीक है, तो ताक्षणिक चाल जो होगी आपकी, ताक्षणिक चाल यानी कि v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ताक्षणिक वेग। ठीक है, ताक्षणिक वेग, इसको v वेक्टर लिख देते हैं, ये v इंस्टेंटेनियस हो गया। ठीक है, इसके परिमाण के बराबर होगा बेसिकली, क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन होती नहीं है चाल में, वेग में डायरेक्शन होती है। तो जितना परिमाण, जैसे मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड है तो होगा चाल भी 5 मीटर पर सेकंड ही। अगर ताक्षणिक वेग यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है तो ताक्षणिक चाल भी 5 मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन क्योंकि इसमें दिशा नहीं है, चाल में दिशा नहीं है और वेग में क्या है, दिशा है, तो वो दिशा के साथ होगा वेग, और चाल जो होगी वो दिशा रहित होगी। ठीक, तो ये चाहे तो आप नोट कर सकते हैं कि औसत चाल औसत वेग के बराबर तभी होगी, औसत वेग के बराबर हो सकती है, नॉट इक्वल्स टू औसत वेग लिखा हुआ है, लेकिन हो सकती है अगर ये पाथ, ये हमारा क्या पाथ था, टेढ़ा मेढ़ा पाथ था। अगर हमारा पाथ स्ट्रेट लाइन होता, जैसे मान लीजिए बहुत लंबे समय की अगर हम बात करें, टाइम इंटरवल की, यहाँ से यहाँ तक की बात अगर हम करें, तो क्या होगा, पाथ जो है हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो पाथ क्योंकि हमारा स्ट्रेट लाइन है, इस केस में क्या डिस्टेंस भी वही होगा, है ना, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी सेम होगा, यानी दूरी भी वही होगी और विस्थापन भी वही होगा। तो इस केस में क्या होगा, औसत चाल जो है वो औसत वेग के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आया ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल के बारे में।
चाल और वेग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस पर आधारित हम कुछ सवाल करने वाले हैं। जैसे कि एक सवाल मैंने बोर्ड पे लिखा है, तो सवाल ये है, आप पढ़ सकते हैं। एक कण 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 12 सेकंड पूर्व दिशा में चलने के बाद 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 80 मीटर की दूरी उत्तर दिशा में तय करता है। ठीक है, तो इस केस में हमें ज्ञात करना है पहली चीज एवरेज स्पीड, यानी कि औसत चाल क्या होगी कण की, और औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी। जैसे कि दिया गया है एक कण 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 12 सेकंड पूर्व दिशा में चलता है। ठीक है, डायरेक्शन पहले डायरेक्शन साइंस बना लेते हैं। ये आपका हो गया पूर्व दिशा, ये हो गया आपका नॉर्थ दिशा जिसको उत्तर दिशा बोल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया दक्षिण दिशा साउथ, और ये हो गया पश्चिम दिशा वेस्ट। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 12 सेकंड, यहाँ से चलना शुरू किया, 12 सेकंड के लिए चला, मान लीजिए यहाँ पहुँच गया 12 सेकंड बाद 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। ठीक, यहाँ पहुँच गया। अब इसके बाद क्या किया उसने, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 80 मीटर की दूरी उत्तर दिशा में, उत्तर क्या है हमारी ऊपर की ओर दिशा है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, उसके बाद 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। ठीक है, इस दिशा में 80 मीटर जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से चला मान लीजिए पॉइंट ओ, और यहाँ जाकर रुक गया मान लीजिए पॉइंट ए। ठीक, और इस पॉइंट को मान लीजिए पॉइंट बी। ठीक, अब औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करना है। तो औसत चाल के लिए जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर हमें कुल दूरी पता चल जाए तो हम कुल समय से डिवाइड कर देंगे तो हमें औसत चाल पता चल जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर चला है ये पता कर लेते हैं पहले। हमें समय दिया हुआ है और हमें इसकी चाल दी हुई है, वेग दिया हुआ है। तो कितने मीटर चलेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप लगा दीजिए सूत्र यहाँ पे, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड दिया हुआ है 5 इंटू टाइम दिया हुआ है 12, तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 12 60 मीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 60 मीटर हो गया। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक तो दिया हुआ है ऑलरेडी 80 मीटर। तो हमें चाल ज्ञात करना है, औसत चाल। तो औसत चाल क्या हो जाएगा इस केस में, औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल समय। कर दीजिए, कुल दूरी 60 मीटर प्लस 80 मीटर कितना हो जाएगा, 60 मीटर प्लस 80 मीटर। ठीक, कुल समय देखिए 12 सेकेंड यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक जाने में समय, अच्छा समय नहीं दिया हुआ है, समय कैलकुलेट कर लेते हैं। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी डिवाइडेड बाई चाल। तो दूरी कितना दिया हुआ है, 80 मीटर, कैलकुलेट कर लेते हैं समय, यहाँ पे टी 80 मीटर और डिवाइडेड बाई चाल 10। तो यहाँ पे टाइम कितना जाएगा आपका, 8 सेकेंड आ जाएगा। ठीक, तो ये 12 सेकेंड और प्लस 8 सेकेंड कितना हो गया टोटल, 20 सेकेंड। तो 12 प्लस 8 सेकेंड फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 20, और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा 7। तो औसत चाल जो है वो आपकी जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड। देखो, तो अभी जो हमने सवाल किया इसमें औसत वेग एक और तरीके से निकाला जा सकता है। जैसे सवाल में बोला गया था कि 60 मीटर चल रहा है वो पूर्व दिशा में, ठीक, और 80 मीटर चल रहा है आपका नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करें तो आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव एक्सिस को अगर हम वेक्टर की में पढ़ें तो इसको आई बोला जाता है। ठीक है, आई कैप। और वाई डायरेक्शन में क्या होता है आपका, जे कैप्ट होता है। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस आई और इधर क्या हो जाएगा माइनस जे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे बात करें तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा 60 इंटू आई कैप्ट प्लस 80 इंटू जे कैप्ट। ठीक, यही होगा वेक्टर। अगर हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए अगर हमें कोई प्लेन में कोई पॉइंट दिया हुआ है पी एक्स वाई, और हमसे पूछा जाए कि
इसका आप वेक्टर बताइए, इस पोजीशन वेक्टर बताइए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये x चला है ये x डायरेक्शन में और y चला है ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में। तो इसके लिए वेक्टर p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जे। वही किया हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के केस में। अब इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट के अंदर i के साथ जो है इसका कोफिशिएंट उसका स्क्वायर कर दीजिए, j के साथ जो है इसका कोफिशिएंट उसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे मैंने बताया था इसमें, अगर आपको याद हो, अंडर रूट के अंदर मैंने बताया था r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1r2 इंटू कोस थीटा। अगर हमें दो वेक्टर्स दिए हों और उनके बीच के एंगल अगर हमें पता हो थीटा, तो हम इस तरीके से उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ठीक, हमारे पास दो ये वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर ये दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर ये दिया हुआ है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे आप इसमें लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 90 और कोस 90 आपको पता है कितना होता है, 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, ये r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। वही हो रहा है इस केस में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग कर देंगे 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है, पूरा भी लिख सकते हैं इसको, -2 इंटू r1 इंटू r2 इंटू कॉस थीटा। तो r1 की जगह 60 रख देंगे, r2 की जगह 80 रख देंगे, इंटू कॉस थीटा की जगह 90 रख देंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। इसलिए मैंने ये टर्म को यहाँ पे नहीं लिखा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा आपका 100 मीटर। ठीक, डिस्प्लेसमेंट आपको पता चल गया, टाइम बताया हुआ था 20 सेकेंड, डिवाइड कर देंगे तो आपका ये 5 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग आ जाएगा। ठीक है, चलिए औसत वेग ज्ञात करना है। एक और सवाल औसत वेग के ऊपर हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, सवाल ये है कि एक धावक 11 मीटर पर सेकेंड के नियत चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है, तो आधे चक्कर के बाद इसका औसत वेग कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ये मान लीजिए वृत्तीय पथ है जिसके ऊपर धावक दौड़ रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए इसकी त्रिज्या है स्मॉल r, कुछ औसत वेग है जिससे दौड़ रहा है, नियत चाल जो दी हुई है, नियत चाल से दौड़ रहा है 11 मीटर प्रति सेकंड। आधे चक्कर के बाद इसका औसत वेग कितना होगा। तो अभी मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया ए से, तो आधा चक्कर क्या यहाँ जाके कंप्लीट हो जाएगा बी पे। ठीक, तो औसत वेग के लिए सबसे पहले तो हमें क्या पता होना ज़रूरी है, डिस्प्लेसमेंट पता होना ज़रूरी है। औसत वेग के लिए वी एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से चलना शुरू किया उसके बाद यहाँ से रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट पाथ 1 या ये होगा डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन पाथ 2। सोचिए थोड़ा, यस पाथ 2 होगा, पाथ 2 होगा क्योंकि ये पाथ 2 क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है दो बिंदु के बीच की, ए और बी के बीच की, ये मिनिमम डिस्टेंस है, इसलिए यही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डी इक्वल्स टू देखा जाए तो 2r होगा, रेडियस का दुगना, वही डायमीटर जो होता है रेडियस का दुगना। अब हमें टाइम तो इसमें दिया ही नहीं है, तो कैसे पता करेंगे टाइम, तो हमें पता है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक, तो दूरी हमें पता है, दूरी क्या है, ये दूरी है, तो ये दूरी कितनी है, ये पूरा जो परिधि होती है वो होती है 2πr। तो ये क्या आधा चक्कर चल रहा है इसलिए आधी दूरी, तो 2πr/2 मतलब πr। तो दूरी कितनी हो जाएगी, πr। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दूरी जो होगा आपका 2πr डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा πr, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक, πr। और चाल कितनी दी हुई है, v मान लीजिए, जो दिया हुआ है उसने चाल v डिवाइड कर दिया, समय निकल गया πr/v, और डिस्प्लेसमेंट भी निकल गया, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो इसको डिवाइड कर देते हैं πr
डिवाइडेड बाई वी। अब ये वी कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका वी एवरेज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2r इंटू वी डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर, यही होगा। अब r से r क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा 2v और नीचे बचेगा पाई। तो पाई की वैल्यू अगर आप जानते हैं सभी, वी एवरेज इज इक्वल टू ये होगा 2 इंटू वी की जगह रख देते हैं जितना दिया हुआ 11 डिवाइडेड बाई पाई 22/7 डिवाइडेड बाई 7, आर तो कैंसिल हो गया। अब ये 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, नीचे क्या बचेगा 22। अब ये 11 इंटू 2 करेंगे आप तो 22 हो जाएगा, तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 7। तो वी एवरेज कितना आ जाएगा हमारा 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो धावक जो दौड़ के गया है ए से लेके बी तक, तो इस केस में इसका औसत वेग जो आया है हमारा कितना आ गया 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। तो ताक्षणिक वेग की परिभाषा बेसिकली क्या होती है, स्थिति सदिश में परिवर्तन ताक्षणिक वेग कहलाता है, ठीक है। अभी अभी हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है, आई होप आपको थोड़ा और अच्छी समझ में आएगा। तो v इक्वल्स टू बोलते हैं हम डी आर डिवाइड बाई डी टी, जहाँ पे r क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक, और इसको मैंने इससे मीट कर दिया ओरिजिन से, तो ये हमारा इसका पोजीशन वेक्टर निकल के आ जाएगा r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x इंटू आई प्लस वाई इंटू जे, यानी कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में x चला है, पॉजिटिव y डायरेक्शन में y चला है, तो ये इसका क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r इक्वल्स टू। अब इसी का आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा ताक्षणिक वेग हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d ओवर डी टी, किसका करना है हमें वेक्टर आर का, वेक्टर आर क्या है x इंटू आई प्लस वाई इंटू जे। तो इसका आप करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई डी टी इंटू आई प्लस डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी इंटू जे। ये आपका क्या हो जाएगा ताक्षणिक वेग निकल जाएगा, ठीक है। अब इसी को क्या कह सकते हैं हम dx डिवाइडेड बाई डी टी, क्योंकि ये x डायरेक्शन में है और ये y डायरेक्शन में वेग है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर v इक्वल्स टू ऐसे भी लिख सकते हैं vx इंटू वाई प्लस vy इंटू जे, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका अगर आपसे पूछे कि इसका मैग्नीट्यूड बताइए, परिमाण बताइए, तो एक ये वेक्टर है जो कि आई डायरेक्शन में है, एक ये वेक्टर है जो कि जे डायरेक्शन में है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो वही आप फिर से कर सकते हैं, अंडर रूट के अंदर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर माइनस 2vx इंटू वी वाई इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होगा यहाँ पे cos 90 और cos 90 0। तो हमारे पास जो परिमाण इसका बचेगा मैग्नीट्यूड, वो बचेगा अंडर रूट के अंदर vx का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास बचेगा, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे ताक्षणिक वेग के बारे में। एक और उदाहरण है जिसके द्वारा ताक्षणिक वेग को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे एक सवाल है, एक कण xy तल में गति करता है, यदि x इक्वल टू 60 और y इक्वल टू 80 माइनस 5t² है, तो कण का प्रारंभिक वेग कितना होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक। तो इसमें पहले नोट कर लेते क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू दिया हुआ है 60 और y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8t माइनस 5t², ठीक। अब हमें पता है, अभी अभी हमने पढ़ा है, वेक्टर v इक्वल्स टू क्या होता है vx इंटू वाई प्लस वी वाई इंटू जे कैप, ठीक है। तो x डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, y डायरेक्शन में क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक, आ जाएगा। करते हैं इसको सॉल्व। इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे 60 का, तो आपने देखा होगा d ओवर डी टी हमको क्या करना है 60 का करना है, तो 6 क्या बाहर आ जाएगा, हमें किसका करना है डिफरेंशिएशन t का। अब आपको पता है डिफरेंशिएशन में अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या होता है, अगर हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो n x की पावर n माइनस 1, तो क्या होगा इस केस में t की पावर कितना है 1, तो 1 आगे आ जाएगा इंटू टी की पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0, तो इसका डिफरेंशिएशन t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
तो ये आपका आ गया 6t। तो Vx आपका आ गया 6, सॉरी t नहीं होगा 1 होगा, 6 × 1 6। तो ये आ गया आपका 6i प्लस ये कैलकुलेट कर लेते हैं, y का डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy/dt इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8t। 8t का t का भी 1 आया है तो t का 1 हो जाएगा 8 माइनस 5 × t स्क्वायर का देखिए कितना होगा। अब n x की पावर n माइनस 1 फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा n × x की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो ये इंटू हो जाएगा 2t। तो ये आपका जाएगा 8 माइनस 10 × t, यहाँ पे पुट कर देते हैं 8 माइनस 10 × t, ये आपका हो गया j। ठीक, ये x डायरेक्शन में और ये y डायरेक्शन में। ठीक, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग पता है हमको, प्रारंभिक वेग मतलब जब समय 0 है, t = 0। तो t = 0 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो जो है आपका वेक्टर v है, वेलोसिटी है, वो कितना हो जाएगा 6i प्लस t की जगह 0 पुट करेंगे तो 10 × 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 8 बचेगा, 8j। ठीक, तो अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इस वेक्टर का, देखिए इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, तो v इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √ के अंदर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका √ के अंदर 36 प्लस 64, ये हो जाएगा 100। तो v = हो जाएगा आपका 100 का अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपका जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही इसका आंसर होगा, ये आप नोट कर सकते हैं। क्यों किया है मैंने ऐसा इसको, देखिए आपको पता है 6 जो है i डायरेक्शन मतलब कि इस तरीके से जा रहा है और ये क्या जा रहा है ऊपर जा रहा है 8j, तो ये इस तरीके से बन रहा है। तो इसका रिजल्टेंट अगर हमें निकालना है, यहाँ से आएगा इसका रिजल्टेंट, तो क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है θ = 90 डिग्री, तो r1² प्लस r2² माइनस 2r1 r2 cos θ करेंगे, θ की जगह 90 जाएगा, तो क्या बचेगा r1² प्लस r2², वही मैंने कर दिया यहाँ पे सीधे सीधे 6² प्लस 8²। तो 36 प्लस 64 करेंगे 100 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 10 मीटर पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। आज हमने तात्क्षणिक वेग और औसत वेग, औसत चाल, इन सब के बारे में एक बार फिर से पढ़ा। अभी मैंने आपके लिए एक होमवर्क लिखा है, गृह कार्य। ये वो गृह कार्य नहीं जो लॉकडाउन के दौरान अभी आप घर में कर रहे हैं, घर की सफाई करना, बर्तन धोना, ये थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड है जो हमने पढ़ाई की है आज। तो इसमें क्या है, कोई कण है जो गति कर रहा है XY प्लेन में, इसमें x = α_t² दिया है, y = β_t² दिया है। तो पूछा है कि इस केस में तात्क्षणिक वेग का परिमाण क्या होगा, ये आपको घर से ज्ञात करके लेके आना है, और जब आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताना है। ओके, तो आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक यू, बाय बाय।